ज्ञान और तजुर्बा बांटने से बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल में। सो टुडे वी विल कवर पॉलिटी एंड दिस इज पॉलिटी पार्ट वन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स स्टार्ट पॉलिटी। And the word is constitution. So constitution is derived from a Latin word means which is a constituere, which means to establish something. It's a document having a special legal sanctity, मतलब holy, which sets out framework, principle, functions of the government. ठीक है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस बताता है गवर्नमेंट के। नाउ इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई एंड इन 1765 द कंपनी ओब्टेन दीवानी। दीवानी का मतलब क्या था कि 1765 में वो कंपनी ने दीवानी को ओब्टेन कर लिया, मतलब कि राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब कि जो भी रेवेन्यू होगा बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, और जो भी सिविल जस्टिस करेंगे वो लोग, तो वो वाला जो राइट्स हैं वो उन्होंने ऑब्टेन कर ली थी। नेक्स्ट, विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। एम एन रॉय जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। उन्होंने 1934 में आई गेस उन्होंने सजेस्ट किया था। 1946 में अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्म्ड। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बीइंग। So this is a short, timeline. Basically, let's start from the beginning. So the company rule. The company rule is set to like a period from 1773 to 1858 is said to be as the company rule. इसमें first of all आया था the Regulating Act of 1773. वो क्या होता? इट वॉज कि द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंस था उसका। क्यों था? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश का फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ठीक है, इट ऑल्सो रिकोगनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस ऑफ द कंपनी। एंड थर्ड, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। नेक्स्ट, इस एक्ट के फीचर्स क्या थे? इस एक्ट के फीचर्स थे कि इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल एक डेजिग्नेशन बनाई एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस बार एफकेट में भी आया था एंड जनरली ये पूछा जाता है काफ़ी बार ये क्वेश्चन, सो यू शुड रिमेंबर इट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑल्सो क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट। ठीक है, 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई उनको हेल्प करने के लिए। सेकंड फीचर इज एस्टैब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा बनाया 1774 में, वो बना। 1 चीफ जस्टिस था एंड 3 अदर जजेस थे। थर्ड फीचर इज मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, जो मद्रास एंड बॉम्बे, एज वी ऑल नो दैट पहले मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था एंड चेन्नई को मद्रास, सो उनके जो गवर्नर्स थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया, मतलब उनके अंडर डाल दिया। फोर्थ, सेकंड, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नाउ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या है? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 जो हमने पहले देखा। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 81 में भी एक एक्ट आया था, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, नाउ उसके बाद आया फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1984 में। सो लेट्स सी फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का फीचर ये था कि उसने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्टिंग्विश किया कि कमर्शियल इसका काम ये है और पॉलिटिकल काम ये है। सेकंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक चीज़ बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो एस्टैब्लिश। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। नाउ 2 चीज़ें इन्होंने बनाई पिट्स इंडिया एक्ट से, हमें 2 चीज़ें समझ आती हैं कि कमर्शियल और पॉलिटिकल अलग किया। पॉलिटिकल जो चीज़ें थी वो संभाल रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभाल रहे थे कमर्शियल अफेयर्स। तो देखिए यहाँ पे कमर्शियल वाला संभाल रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल रहे थे आपका पॉलिटिकल अफेयर्स। सो ड्यूअल गवर्नमेंट का एक सिस्टम स्टैब्लिश किया इन्होंने। ड्यूअल मतलब कि डबल गवर्नमेंट टाइप, ड्यूअल गवर्नमेंट का एक सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया।
नाउ सिग्निफिकेंस क्या है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का सिग्निफिकेंस इज कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। पहली बार की जो कंपनी की टेरिटरी थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पर राज कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने स्टैब्लिश की थी अपनी कंपनीज, वो इंडिया की थी कायदे में। तो बट ब्रिटिशर्स का कब्जा, मतलब ब्रिटिशर्स पोजीशंस कहने लगे कि हमारी है ये, फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड पॉइंट सिग्निफिकेंस क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पूरी तरह कंट्रोल मिल चुका था कंपनी के अफेयर, मतलब कंपनी जो भी चाहे, कंपनी की जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। थर्ड आया इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का चार्टर एक्ट क्या बोलता है, उसके फीचर्स क्या थे कि एक्ट इट सेंट्रलाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल को एक सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब कि एक ऑफिशियल तरीके से ब्रिटिश रूल कर दिया गया इंडिया में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इनके पास ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थी। सो इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज फाउंड इट हर्ट आपका वो फीचर है एंड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स वॉज मेड बट इट वॉज मेड इनएफेक्टिव आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने पहले देखा था कि वो ये आपका जस्टिस ये आपका पॉलिटिकल चीज़ें देखते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये हमने अभी यहाँ पे देखा था जब ड्यूल पिट्स में ड्यूल आया था, तो ये रहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कमर्शियल जो आप देखते थे कमर्शियल अफेयर्स, तो इन्होंने अपोज कर दिया था इस चीज़ को यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन को। तो सो इट वाज नॉट इट वाज मेड इनएफेक्टिव। Fourth feature is ended activities of East India Company as a commercial body became purely administrative body। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कमर्शियल बॉडी का नाम ना देके, एज अ दर्जा ना देके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया प्योरली। फोर्थ आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 देखिए, इससे पहले था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसके लगभग 20 ईयर्स बाद आया 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो इसके फीचर्स क्या थे कि सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। लेजिस्लेटिव देखिए, पहले ये एक्चुअली क्या था कि ब्रॉड वे में पावर्स डिवाइडेड थी, अब उसको हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे डिवाइड करेंगे पावर्स को। सो चार्टर्स एक्ट ऑफ 1853 में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस डिवाइड कर दिए गए, सेपरेट कर दिए गए गवर्नर जनरल्स काउंसिल के। एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स, 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। इन अदर वर्ड्स स्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम से एक चीज़ बनाई गई, उसका इट फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट एंड वो इट वाज अ टीम ऑफ काइंड ऑफ 6 मेंबर्स। फीचर नंबर 2, इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, ये बनाया गया। इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लाइक ऑफ द 6 न्यू मेंबर्स, जो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर थे उसमें से 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ आगरा, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो मतलब कि लोकल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान दिया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन को हाईलाइट किया गया। जो 6 मेंबर थे लेजिस्लेटिव मेंबर्स के, अभी जो पिछले हमने फीचर नंबर 1 में देखा, उसमें से 4 जो मेंबर हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगे, लाइक आगरा, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास की। ओके, सो दिस वॉज द आपका कंपनी रूल एंड नाउ कम्स द क्राउन रूल। 1858 से 1947 आज़ादी तक इसको बोलते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल में आया फर्स्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट वॉज पुट इनटू प्रैक्टिस इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 को बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटनी जो हुआ था उसका वेक अप, मतलब उसके उसके कारण से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसके फीचर्स क्या थे? इसके फीचर्स थे कि इट अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू ब्रिटिश क्राउन। तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और जो पावर्स थी गवर्नमेंट की, टेरिटरीज की एंड रेवेन्यूज़ की जो भी पावर थी उसको ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश के जो राजा महाराजा थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो डेजिग्नेशन थी, देखिए पहले डेजिग्नेशन थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन डेजिग्नेशन कर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन डेजिग्नेशन कर दी गई वाइस रॉय ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ही वाज लॉर्ड कैनिंग। थर्ड फीचर, हैंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। देखिए ड्यूअल गवर्नमेंट हमने देखा था जो हुआ था अभी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था, तो उसको एंड किया गया, इट अबॉलिश किया गया। फोर्थ पॉइंट, क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया ऑफिस बनाया गया, एक नया डेजिग्नेशन काइंड ऑफ बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड इट हैड कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पूरा कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसका। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेटली टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिफ्थ फीचर, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वो स्टैब्लिश, एक 15 मेंबर का काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया विच वॉज टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब कि जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया था नया ऑफिस, इसको असिस्ट करने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए। देखिए इतनी बड़ी पावर्स दी गई है, पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, तो इसको हेल्प करने के लिए लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, एडवाइस लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी। सो 15 मेंबर काउंसिल का एक बनाया गया था, मेंबर का काउंसिल बनाया गया था। काउंसिल एडवाइजरी बॉडी एंड सेक्रेटरी चेयरमैन। काउंसिल था मतलब एडवाइजरी बॉडी, मतलब कि एडवाइस करेंगे कैसे क्या करना चाहिए, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाया गया था ऑफिस, दैट वाज द चेयरमैन ऑफ काउंसिल, मतलब कि उसका फाइनल डिसीजन होगा। सेकंड आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। तीन ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट आए अलग अलग ईयर्स में। सो लेट्स सी कि क्यों आए और कैसे आए। सो आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, जिसको हम सिपाही म्यूटनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार अब हमसे नहीं संभलेगा, हमें इंडियंस की ज़रूरत पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन देखने में। क्योंकि भाई अगर जैसे कि कोई ब्रिटिश अगर कोई बोलता है कि ये दंगा फसाद मत करो या ये मत करो, तो ना लोग सुनेंगे नहीं। तो उनको लगा कि कोई इंडियन समझाए इनको, एंड कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इंडियन ऐसी पोजीशन पे हो जो ये सब रोक सके, तो ये वो इंडियंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो उन्होंने 3 एक्ट्स इनेक्ट किए थे। 3 एक्ट्स में इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो एक 1861 में आया था, एक 1892 में आया था, एक 1909 में आया था, 1909 में। सो फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में जो आया था उसमें क्या आया, इट मेड अ बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। इंडियंस को एसोसिएट किया गया लॉ मेकिंग, मतलब कि जो कानून बने उसके साथ, मतलब इंडियंस की राय ली जाए या इंडियंस को इन्वॉल्व किया जाए। वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल। वाइसरॉय को कुछ काउंसिल होता था, उसको वाइसरॉय को पावर दी गई कि ही कैन नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉट ऑफिशियल नहीं होंगे वो, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उस काउंसिल के। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब कि उनको उनसे बस एडवाइस ली जाएगी, सलाह मशवरा किया जाएगा उनसे। 1862 में क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने एक्सटेंडेड जो हम पढ़ रहे हैं नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे काउंसिल्स के, उनको 3 लोगों को उसने नॉमिनेट किया अपनी पावर को यूज़ करते हुए। वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकेंड फीचर क्या था, स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को बांटना शुरू किया। रिस्टोरिंग पावर्स टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। देखिए पहले हमने पढ़ा था कि क्या हुआ था, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर, बट अब उनको पावर वापस दी गई। ठीक है। थर्ड फीचर, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एंड पंजाब। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया बंगाल का विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1862, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बनाया गया 1866 में, एंड पंजाब को बनाया गया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल 1897 में। रिकॉग्निशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम एक बनाया गया, वो क्या था, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग, एंड एक्चुअली वो था क्या, उसमें था क्या कि अ मेंबर ऑफ वाइसरॉय काउंसिल। देखिए जो वाइसरॉय की काउंसिल थी, ठीक है, उसमें से एक मेंबर को इंचार्ज बना दिया जाएगा कुछ डिपार्टमेंट्स का, आइदर वन और कुछ मोर देन वन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, एंड ही वॉज ऑथराइज्ड, वो फाइनल ऑथोरिटी होगा कोई फाइनल ऑर्डर देने पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के। ठीक है। फिफ्थ फीचर इज पावर टू वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब कि वाइसरॉय को पावर दी गई कि इमरजेंसी में वो ऑर्डर दे सके एंड ऑर्डिनेंस इशू कर सके लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना पूछे हुए, एंड उसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स होगा।
नाउ फीचर्स ऑफ 1892, तो जो सेकंड आया 1892 में, उसके क्या फीचर्स थे? इंक्रीज नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो जो हमारे 3 मेंबर उन्होंने बनाए थे, ठीक है, तो उसमें इंक्रीज किया गया, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। फंक्शन, सेकंड फीचर इज फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन एक्सपेंड हुए, क्या हुए? पावर टू डिस्कस बजट, बजट की भी बात आई, ठीक है, एंड टू एड्रेस क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव था उनसे क्वेश्चंस कर सकें कि क्या कैसे हो रहा है, ये पावर दी गई, उनका फंक्शंस बढ़ाए गए। थर्ड फीचर इज प्रोवाइडेड नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन प्रोवाइड किया टू ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हों बाय वाइसरॉय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, वो किससे पूछ के करेंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रेड एक्सेट्रा, एसोसिएशन एक्सेट्रा। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो करेगा वाइस रॉय, रिकमेंडेशन 2 लोगों पे, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेकेंड पॉइंट इज गवर्नर नॉमिनेट करेगा प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ट्रेड एसोसिएशन एक्सेट्रा। सो 1909 में आया एक और जो आया था, एंड इट वाज नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1909 वाला 1909 में आया, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछ जाता है। सो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले जो थे, ये वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। याद है, एक अभी अभी मैंने जस्ट बोला था कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके एक न्यू ऑफिस बनाया था। सो ही वॉज, लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड एक वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया था हमने। सो लॉर्ड मिंटो वॉज वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, 1909 के टाइम। सो इसका नाम दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। नाउ इट इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल। नाउ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज था उन्होंने इंक्रीज़ किया, सेंट्रल का रेस्ट किया 16 से 60, 16 से 60 लोगों तक का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, ये उन्होंने सेंट्रल में इंक्रीज़ किया साइज, एंड प्रोविजनल में इट वाज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कि कुछ यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर फिगर नहीं था। थर्ड इज रिटेन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। Fourth point, provide for the first time for the associations of India with executive councils of the viceroy and governors। इन्होंने क्या किया कि पहली बार एसोसिएशन ऑफ इंडियंस, मतलब कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंड गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को मौका दिया। सो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन Viceroy's executive council. He was as a law member, he joined, and it's a very important point. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम आपको याद रखना है। फिफ्थ फीचर क्या था इसका? इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया। एंड क्या कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड सेकेंड पॉइंट इज में मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। ये एक चीज़ उन्होंने शुरू की, क्या शुरू की कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया। उन्होंने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट किया। उन्होंने बोला कि मुस्लिम मेंबर को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट देंगे, मतलब मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकते हैं किसी मुस्लिम मेंबर को, ठीक है। 6 पॉइंट, दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। देखिए, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, मतलब कि लीगली तौर पे आप मुस्लिम बोल रहे हो कि मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, ठीक है। तो कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, एंड लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बिकॉज उनका ये आइडिया था, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था। 7th फीचर इज सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। ओके, नेक्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में,
एंड 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश डिक्लेयर दैट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो it is to introduce a responsible government in India. So Government of India Act 1919 was enacted and it came into force in 1921. 1921 में लागू हुआ and it is also known as Montego-Chelmsford reforms. पहली बार की पहले जैसे मैंने बताया था मॉर्लेमेंटो वही बात है कि मोंटेगो थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ फॉर इंडिया एंड क्लैम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम 1919 में. सो इसलिए इसको मोंटेगो क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं. और इसके फीचर्स क्या हैं? इसका फीचर्स ये है कि सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट्स कोई डिवीजन हो रहा है चीज़ों का और डिवाइड किया जा रहा है. सो सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को अलग अलग किया गया. सेंट्रल एंड प्रोविजनल वर ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन द रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. ठीक है, उनकी पर्टिकुलर अपनी खुद की रिस्पेक्टिव लिस्ट पे वो खुद ऑथराइज थे डिसीजन लेने के. सो फर्दर डिवाइडेड प्रोविजनल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स. प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को प्रोविजनल जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. ट्रांसफर्ड में क्या था? इट वाज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. गवर्नर इनको एडमिनिस्ट्रेट करेगा विद हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. रिजर्व में क्या था? इट वुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये दोनों चीज़ें इसमें डिफरेंट थी. ठीक है, नाउ अगेन इट इज़ अ ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने बनाया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड. सो इट इज़ नोन एज diarchy. And diarchy is a Greek word which diarch means double role. So it's a kind of double role and this experiment was however unsuccessful. ये एकदम चला नहीं एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने बनाया. Anyway, third feature of Government of India Act 1990 is that they introduced bicameralism and direct elections in the country. Now bicameralism का मतलब क्या होता है? Bi means two and camera means chambers. So it's ये chambers है यहाँ पे, I guess A लिख दिया मैंने, but it's chambers. Camera is equal to chambers. So practice of having two parliament or legislative chambers. दो पार्लियामेंट या दो लेजिस्लेटिव चैम्बर्स की ये इस्टेब्लिश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. तो क्या है इसका मतलब? दस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरलिज्म. बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेटिव मतलब कि तो फिर जैसे कि हमारे में है, अभी भी है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वो बना दिया गया. सो इट कंसिस्टेड ऑफ अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली. जैसे कि अपर हाउस राज्यसभा जो है हमारे में, एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोअर हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज लोकसभा. Fourth, 3 of the 6 members of the Viceroy's Executive Council to be Indian. ये इन्होंने other than the Commander in Chief. So ये इन्होंने डिसाइड किया कि लाइक इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कि 6 में से जो 3 मेंबर होंगे वाइसरॉय के, पहले तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, अभी ये 6 में से जो 3 मेंबर होंगे वो इंडियंस होंगे, अदर देन द कमांडर इन चीफ. जो कमांडर इन चीफ एक मेंबर होता था, उनके अलावा कमांडर इन चीफ ही अगर बना देंगे तो हो सकता है ना आर्मी पे वो रूल कर ले एंड अंग्रेज़ों पे हमला करवा दे. सो अदर देन कमांडर इन चीफ उन्होंने चालाकी से बस बोला कि 3 मेंबर इंडियंस होंगे. फिफ्थ जो फीचर था इसका था एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, उन्होंने बढ़ाया, उसको एक्सटेंड कर दिया. उन्होंने क्या किया? वही बात है, डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं, तो उन्होंने फिर वही किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख्स के लिए अलग कर दिया, सिख लोगों के लिए अलग कर दिया, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए अलग कर दिया, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग कर दिया, यूरोपियंस के लिए अलग कर दिया. मतलब कि सिख लोग सिर्फ सिख को वोट देंगे एंड इलेक्ट करेंगे, यही इंडियन क्रिश्चियन से इंडियन क्रिश्चियंस को वोट करेंगे एंड मेंबर बनाएंगे. ठीक है. सिक्स्थ फीचर था कि इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन. ठीक है. एंड सेवन्थ फीचर इज प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया, जैसे अभी भी है स्टेट्स का जो सर्विस कमीशन होता है वही. सो as a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servants. Central था तो जनरल सिविल सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन था आपका ये स्टेट के लिए. सेपरेट प्रोविजनल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट. आपका सेंट्रल जो बजट होता था, पूरे ऑल ओवर सेंट्रल जो बजट होता था, उससे एक सेपरेट एक प्रोविजनल बजट बनाया गया. अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्टैचुटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट
on its working after 10 years of its coming into force. Statutory मतलब होता है कि कानून, लीगल. सो एक लीगल कमीशन बनाया गया इंक्वायर करने के लिए ऑन इट्स वर्किंग, कैसे चल रहा है सब आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स. Government of India, 1990. Okay. So now comes in the picture the Simon Commission. Simon Commission हमने बहुत बार सुना है. I think सबको पता होगा, but इतना डिटेल में नहीं पता होगा. So let's discuss it in little detail. Simon Commission क्या था कि 7 member स्टैट्यूटरी कमीशन था. ये कानूनी व्यवस्था से स्थापित एक 7 member एक कमीशन बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन. इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन. ये नाम था उनका, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन बन गया. जैसे कि आजकल कमिटीज़ बनती हैं इंडिया में, सो जैसे कि लोधा कमेटी एंड जो भी कमिटीज़ बनती हैं, तो जो उनका चेयरमैन होता है उसके नाम पे बनती हैं कमिटीज़. सो ऐसे ही ये जो कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे सर जॉन साइमन थे, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइमन कमीशन. नवंबर 1927 में बनाया गया था एंड इट वॉज क्रिएटेड टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आया है उसकी क्या हालत है इंडिया की, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए इसको बनाया गया था. बट सिंस ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिश, जो उसके साइमन कमीशन के मेंबर थे सब ब्रिटिश थे, हेंस ऑल पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन. उन्होंने बॉयकॉट किया कमीशन को. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है, जो एमसीक्यूज में आता है कि व्हाई डिड Indians boycotted the Simon Commission because all the members were British. Simon Commission submitted its report in 1930. 1930 में Simon Commission ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की एंड उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, जिनमें से था कि द अबॉलिशन ऑफ डायर की जो ड्यूल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाए, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स एंड सो ऑन. बहुत सारे उन्होंने रिकमेंडेशन दिए. ठीक है. सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट convened 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस साइमन कमीशन जो रिकमेंडेशन दी इनको कन्वेंट करने के लिए, संचालित करने के लिए, संयोजित करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की, संचालित की या संयोज मतलब कि ऑर्गेनाइज की. एंड उसमें से रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, एक रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशंस a white paper on constitutional reforms was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament. Recommendation of this committee was incorporated with certain changes in Government of India Act 1935. So इस जो डिस्कशन हुआ एंड इसका जो रिकमेंडेशन था इस कमेटी का एंड जो भी चीज़ें थी वो लागू की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. ओके. सो नेक्स्ट पेज इज़ लाइक कम्युनल अवार्ड. कम्युनल अवार्ड आया था आपका जो राम से मैकडोनल्ड थे. ही वॉज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड ही अनाउंस अ स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज नोन एज कम्युनल अवार्ड. उन्होंने एक स्कीम लाए वो एंड इट वॉज टू रिप्रेजेंट द माइनॉरिटीज़. उन्होंने क्या किया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट चला सिस्टम था, जैसे कि मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट देंगे, सिख लोग सिख को वोट देंगे, उसमें उन्होंने डिप्रेस क्लासेस मतलब शेड्यूल्ड क्लास को भी ऐड कर दिया. सो इससे गांधी जी बड़े परेशान हुए. गांधी जी वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड विद दिस. उन्हें पता था कि ऐसा हुआ तो इंडिया पूरा डिवाइड हो जाएगा एंड ये सब नौबत आएगी. सो ही वेंट अंडरटुक फास्ट इनटू डेथ. उन्होंने फास्ट किया अनटू डेथ इन यरवदा जेल. उन्होंने अनाउंस कर दिया, पुणे में है यरवदा जेल की, फास्ट अनटू डेथ टू गेट अवार्ड मॉडिफाइड, ये कि इसको मॉडिफाई किया जाए. सो देर वॉज एन एग्रीमेंट आफ्टर लाइक at the end there was an agreement, बात मान ली गई एंड there was an agreement between depressed classes and leaders of Congress. इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ known as पूना पैक्ट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पूना पैक्ट आपने बहुत जगह सुना होगा. सो यही था पूना पैक्ट. ये एग्रीमेंट हुआ डिप्रेस्ड क्लासेस एंड लीडर्स ऑफ कांग्रेस के बीच एंड इट रिटेन्ड हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस. ये डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स दी गई. सो ही हैज़ द खेल ऑफ रिजर्वेशन. Now here comes the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 में क्या था? It was a very lengthy and detailed document. 321 sections थे, 10 schedules थे and बहुत सारे features हैं उसके. So let's see the features one by one. Features था, ये बहुत important act है क्योंकि इसके बाद ही इंडिया को लगभग 10 साल 12 साल के बाद आज़ादी मिल गई. सो इसके फीचर्स क्या थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स.
द एक्ट डिवाइडेड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट। इन्होंने 3 लिस्ट बना दी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब कि जो सेंटर के लिए जो जो टेरिटरीज़ हैं, जो जो मतलब कि फील्ड्स हैं जहाँ पे उस सेंटर का राज होगा। प्रोविजनल लिस्ट मतलब प्रोविंसेस का जहाँ पे राज होगा। एंड कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि जहाँ दोनों की चलेगी। सो रेसिडुअल पावर, जो बची हुई पावर थी वो वाइसरॉय को दे दी गई। However, Federation never came into being as princely states did not join। जो princely states उन्होंने मना कर दिया ज्वाइन करने से, तो ये कभी लागू हुआ ही नहीं। ठीक है। सो थर्ड फीचर इज अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस। जैसे कि रिकमेंड किया गया था, ड्यूअल गवर्नमेंट साम कमीशन ने रिकमेंड किया था कि डायरकी को हटाया जाए। सो अबॉलिश डायरकी को अबॉलिश किया गया। इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी। प्रोविजनल ऑटोनॉमी मतलब कि प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि पहले क्या होता था कि सेंटर का राज होता था, सेंटर का जोर होता था प्रोविंसेस पे। एंड अब प्रोविंसेस अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं अपने प्रोविंस के बारे में कि क्या उनके लिए बुरा है, क्या भला है। गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द प्रोविजनल लेजिस्लेटर। मतलब कि उस प्रोविंस का जो गवर्नर है वो एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। It came into being in 1937 and discontinued in 1939। सिर्फ 2 ही साल ये चला। फोर्थ, अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। सो प्रोफेशनल लेवल से डायरकी हटाई गई एंड सेंट्रल लेवल पर डायरकी लाई गई। वो कैसे लाई गई? फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया इंटू 2, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। हाउएवर नेवर केम इनटू बीइंग। ये आ नहीं पाया, लाया गया बट ये लागू नहीं हो पाया। फिफ्थ फीचर, नाउ इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाई कैमरलिज्म वही था जो हम बोल रहे थे, जो हमने पहले दिखाया था, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, लोकसभा और ये आपका राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। तो इनको 11 में से 6 प्रोविंसेस में ये लागू किया गया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। Sixth feature is extended principle of communal representation of providing separate electorates for depressed classes, women and labor। जो वही बात है कि जो था कि डिप्रेस क्लासेस एससी लोग एससी को ही इलेक्ट करेंगे, विमेन लोग विमेन को इलेक्ट करेंगे, लेबर वर्कर्स लेबर को इलेक्ट करेंगे। ये इसको और एक्सटेंड कर दिया गया और इन तीनों को भी ऐड कर दिया गया उस लिस्ट में। सेवन्थ फीचर इज 10% ऑफ द पॉपुलेशन गॉट वोटिंग राइट। ठीक है। एट्थ फीचर इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिश किया गया जो करेंसी एंड क्रेडिट है ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करने के लिए। नाइन्थ फीचर इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 चीज़ों को स्टैब्लिशमेंट किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कि 2 और ये मोर प्रोविंसेस के लिए। ठीक है। तो फेडरल हो गया सेंट्रल लेवल पे जो आजकल यूपीएससी होता है, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि स्टेट लेवल पे जो होता है आजकल सर्विस कमीशन एग्जाम, एंड जॉइंट ये आजकल ये आपका बनाया गया था फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। 10th फीचर इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट एक बनाया गया 1937 में जो बना। एंड 11th फीचर इज अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया and established by Government of India Act 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के तहत जो लागू किया गया था काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको अबॉलिश किया गया। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। ओके। नेक्स्ट आया आपका द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर 1940 में आया एंड इट वाज द एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू इंक्लूड मोर इंडियंस। जो आपका गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें 1940 हो चुका था, तो 7 साल से पहले की बात है आज़ादी से। तो मोर इंडियंस को, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को अपने काउंसिल में, अपने एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होता है गवर्नर जनरल का, उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें लिया जाए। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी वॉर काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया गया। क्रिप्स प्रपोजल आया 1942 में। क्रिप्स प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स प्रपोजल क्या था कि इट वाज लाइक पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। लीडर्स ऑफ द प्रिंसली सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपल वर इनवाइटेड टू टेक एक्टिव एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द काउंसिल्स ऑफ देयर कंट्री। इसने क्या किया? क्रिप्स प्रपोजल क्या कहता है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका भागीदारी हो, ठीक है, पार्टिसिपेशन हो। सेकेंड, जो लीडर्स हैं ये प्रिंसिपल सेक्शंस ऑफ इंडियन पीपल, they were invited to take active and effective participation in councils of their country। नेक्स्ट आपका आता है सीआर फॉर्मूला 1944 में। तो क्रिप्स फॉर्मूला 1942, 2 साल बाद सीआर फॉर्मूला 1944। सीआर राजगोपालचारी presented this formula, that's why it is known as CR formula, by which Muslims League would separate the Congress demand
फॉर कंप्लीट फ्रीडम, ये इनका फॉर्मूला आया। 1945 एक साल बाद वेवल प्लान आया एंड इट वाज लाइक इंडिया वाज टू बी ग्रांटेड डोमिनेंट स्टेटस इन द नियर फ्यूचर, डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए इंडिया को। कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 1946 में, एंड ये कैबिनेट मिशन प्लान कहता है कि देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया एम्ब्रेसिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड द स्टेट्स वी शुड डील विद फॉरेन अफेयर्स। इसने बोला कि देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड क्या था, टू सेट अप इंटरमिन गवर्नमेंट। थर्ड क्या था, अ कंस्टिट्यूट असेंबली शुड बी सेट अप टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला कि एक कंस्टिट्यूट असेंबली बनाई जाए जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा इंडिया का, वो एक उसका सांचा बना सके, उसका प्लान बना सके, टू ड्रॉ। देन आया फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली was British PM declared that British rule in India would end by 30 June 1948। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 30 जून 1948 को ये ब्रिटिश का रूल ख़त्म हो जाएगा भारत में। अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय, अनाउंसमेंट करते ही लाइक इस अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि हमें पार्टीशन चाहिए कंट्री का, ठीक है, मुस्लिम्स अलग का पार्टीशन करेंगे। सो 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन framed by the Constituent Assembly of India cannot apply to those parts which were unwilling to accept it। मतलब कि उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी 1946 में, उसके द्वारा दैट कैन नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगा उन पार्ट्स पे जो उसको मानने को तैयार नहीं है। नाउ ऑन द सेम डे 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन ने, वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम, उन्होंने पार्टीशन प्लान रख दिया, माउंटबेटन प्लान, एंड द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो इस फीचर्स क्या थे इसके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। इसके फीचर्स, फर्स्ट फीचर कहता है ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया भाई, इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। सेकंड फीचर वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन को डिक्लेयर किया एंड 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। थर्ड, अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय का ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया। अब जैसे कि हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी जो हम आजकल सुनते हैं जो अंग्रेज़ों के पोस्ट नहीं हैं वो वही सब है कि वो सब हटाए गए, सो वाइसरॉय का अबॉलिश कर दिया गया ऑफिस का। एंड कंस्टिट्यूट असेंबलीज ऑफ 2 डोमेन्स टू फ्रेम एंड एम्पावर द कंस्टिट्यूट असेंबलीज, मतलब कंस्टिट्यूट असेंबली को पावर दी गई टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया को अपनी पावर की अपनी मतलब चॉइस के हिसाब से वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चूज़ कर सकें। एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज को वही पावर दी गई टू लेजिस्लेट फॉर द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड, अपने हिसाब से वो लेजिस्लेट कर सकें। नाउ लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमेन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमेन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ही स्वॉर्न इन जवाहरलाल नेहरू को एज अ फर्स्ट PM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बनाया गया। Constituent Assembly of India formed in 1947 and which became the Parliament of Indian Dominant। Okay, so next page is ये हो गया हमारा, ये हो गया। Okay, so next is आपका ये है कि पोर्टफोलियोज हेल्ड एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, मतलब कि जो पोस्ट थी, ये पोस्ट हैं करीब 14 करीब पोस्ट हैं, 14 पोस्ट हैं। इंटरमी गवर्नमेंट 1946 एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय थी ये सब। तो उस टाइम कौन किसने हेल्ड किया था, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, जो कैबिनेट का इंडिया का फ्री इंडिया का मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट कैबिनेट बना, उसमें किस किसने क्या पोस्ट डेजिग्नेशन हेल्ड किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इसमें से पूछ लेते हैं कि वो वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इट्स सरदार बलदेव सिंह, एंड ये वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कब इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल यू शुड नो। काफ़ी लोग सेम भी हैं, सो एक ही बात है। सो इट्स लाइक एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन रिलेशंस, कॉमनवेल्थ रिलेशंस जवाहरलाल नेहरू थे, इंडियन गवर्नमेंट के जवाहरलाल नेहरू भी रहे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे वो।
होम इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सरदार वल्लभ भाई पटेल। फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। इंडस्ट्रियल सप्लाई के डॉक्टर जॉन मैथाई थे एंड डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को बना दिया गया। लेबर के जगजीवन राम थे, जगजीवन राम ही रहे। डिफेंस के सत्तावर बलदेव सिंह ही थे एंड वर्क माइक्स एंड फेवर के सी एच बाबा थे बट वी एन गडकरी को बना दिया गया। फाइनेंस का लकित अली खान थे एंड आर के श्यामगाम चैती को बनाया गया। पोस्ट एंड एयर अब्दुल राव निष्ठान थे एंड कम्युनिकेशन नाम से ये बना दिया गया बाद में एंड देन राफ़ी अहमद किदवई को बना दिया गया। रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट के पहले थे असफ अली एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के बन गए डॉक्टर जॉन मैथई एंड एजुकेशन एंड आर्ट्स के सी राजा गोपालचारी थे एंड बाद में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया एंड कॉमर्स के थे आई चंद्रीकर एंड सी एच भाभा को बना दिया गया बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के एंड हेल्थ के थे गजनाफर अली खान एंड राजकुमारी अमृत कौर को बना दिया गया बाद में। हेल्थ फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया के हेल्थ की मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर एंड लॉ के थे जगेंद्र नाथ मंडल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बना दिया लॉ के। So this was the part 1 of polity and I will cover rest of the parts like पूरा polity cover हो जाएगा। So if you like the video then please hit the like button and subscribe to this YouTube channel and if you don't like please hit like the dislike button यार पूरे मतलब अगर पसंद आया तो ठीक है like करो, अगर पसंद नहीं आया तो dislike करो, मेरे को पता चलेगा कि what suggestions what improvement I should like make in my videos। So please कमेंट्स में लिखिए कि आपको पसंद आया नहीं आया एंड कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है या पसंद आया तो क्या पसंद आया। एंड सेकेंडली ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आपका फेसबुक ग्रुप पे जिसका नाम है गर्ग गुरुकुल एंड उस फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज शुभम गर्ग साइनिंग ऑफ।